अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। स्टूडेंट्स, आज हम सेल के एक और ऑर्गेनेली के बारे में तफसील से जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इल्म हासिल करने के लिए आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम सेल की एक और ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की एक बहुत अहम ऑर्गेनेली है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, इसकी आज हम तारीफ करेंगे, इसकी साख्त पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेल के अंदर क्या अफ़आल हैं, ये सारा आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो आइए ये जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सबसे पहले हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपस में मिली हुई नालियों का जाल है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एक जाल है और ये जो जाल है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये आपस में नालियों, जो नालियां आपस में मिली हुई होती है, उनका एक जाल है। आइए हम इसकी वजाहत एक डायग्राम के जरिए करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल बनाएंगे। ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। तो ये जो सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर वाला जो इलाका है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो सेल की बाउंड्री है, जो सेल की बैरूनी तह है जिसने पूरे सेल को घेरा हुआ है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन सेल के इन अज्जा के बारे में हम तफसीलन गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? आपस में मिली हुई नालियों का एक जाल है। तो देखते हैं इसकी डायग्राम। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने छोटी छोटी नालियां जो आपस में मिली हुई हैं,
इन छोटी छोटी नालियां जो आपस में मिली हुई हैं, इनका एक जाल बन गया है साइटोप्लाज्म में, और ये जाल पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, इसके नीचे भी। आप देख सकते हैं बहुत सारी नालियां हैं जो आपस में मिली हुई हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेल के अंदर बहुत सारी नालियां, छोटी छोटी नालियां जो आपस में मिली हुई हैं। इन नालियों का एक जाल बन चुका है, ये पूरे साइटोप्लाज्म में ये जाल फैला हुआ होता है। ये जाल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और ये जाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फैलता है। तो ये जाल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फैलेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान बहुत सारी नालियां जो आपस में मिली हुई हैं, उनका एक जाल होता है। उस जाल को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। ये जाल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से फैलना शुरू होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैलता है और ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। इस जाल को, इन छोटी छोटी नालियों के जो आपस में मिली हुई हैं, इनके जाल को सेल के अंदर, ये जो पूरा का पूरा छोटी छोटी नालियां जो आपस में मिली हैं, इनका जो जाल है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। रेटिकुलम एक लातीनी लफ्ज है, इसका मतलब है जाल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक जाल है, उस जाल का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर मिली हुई, आपस में मिली हुई जालियों का, नालियों का एक जाल है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान फैला हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी मुख्तलिफ इकसाम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो इकसाम हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इकसाम, दो इकसाम है इसकी। पहले हम नाम लिख लें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहली किस्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी दूसरी किस्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन दोनों इकसाम को हम तफसीलन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो वाली किस्म है जो राइबोसोम के साथ जुड़ी होती है, यानी ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ छोटे छोटे दाने यानी राइबोसोम्स जुड़े होते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके साथ आपको ग्रीन या सब्ज रंग के दाने नजर आ रहे होंगे, ये दाने राइबोसोम्स हैं। तो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम तारीफ लिख लें।
इसके साथ राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चूंकि राइबोसोम्स जुड़े होते हैं जिसकी वजह से ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी सतह नाहमवार हो जाती है राइबोसोम्स के जुड़ने की वजह से। तो ये नाहमवार हो जाता है, राइबोसोम्स के जुड़ने की वजह से ये नाहमवार हो जाता है, इसकी सतह हमवार नहीं रहती। इसका फेल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फेल क्या है, ये कौन सा काम सरंजाम देता है? ये सेल के अंदर प्रोटीन्स की तैयारी करता है। वो इसलिए क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स जुड़े होते हैं और हम जानते हैं राइबोसोम्स जहां कहीं भी होंगे वो प्रोटीन्स की तैयारी करेंगे। चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स जुड़े होते हैं जिसकी वजह से इस पर प्रोटीन्स की तैयारी हो रही होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो दूसरी किस्म है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल उलट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी किस्म थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिसके साथ राइबोसोम जुड़े होते थे, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो वाली किस्म जिसके साथ राइबोसोम जुड़े हुए नहीं होते उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आइए इसकी तारीफ लिख लें। इसके साथ राइबोसोम्स नहीं जुड़े होते, इस किस्म को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चूंकि इसके साथ राइबोसोम नहीं जुड़े होते इसलिए इसकी सतह हमवार होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये वाली जो किस्म है इसकी सतह हमवार होती है। इसका फेल क्या है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल के अंदर कौन कौन से अफआल सरंजाम देता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर 3 अफआल सरंजाम देता है। उन तीनों अफआल को हम बारी बारी करके लिख लेते हैं। पहला फेल, ये लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करवाता है। पहला फेल, मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शंस। सेल के अंदर जो लिपिड्स के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मरहूने मिन्नत है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही हो रहे होते हैं। दूसरा फेल इसका, ये सेल के अंदर मादों की नक्लो हमल का जिम्मेदार है। सेल के अंदर मुख्तलिफ मादे नक्लो हमल कर रहे होते हैं,
एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। कोई मादा सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा होता है, कोई मादा दूसरे हिस्से से तीसरे की तरफ जा रहा होता है, कोई मादा तीसरे से चौथे हिस्से की तरफ जा रहा होता है। तो ये सेल के अंदर जो मुख्तलिफ मादों की नकलो हमल हो रही है, इसका भी जिम्मेदार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फेल वो ये है कि ये सेल के अंदर दाखिल होने वाले जहरीले मादों के जहरीलेपन को खत्म करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर दाखिल होने वाले जहरीले मादों के जहरीलेपन को खत्म कर देता है। और ये वाला इसका फेल सेल के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर सेल के अंदर जहरीले मादे जो दाखिल हो रहे हैं, अगर उनका जहरीलापन खत्म ना किया गया तो सेल की जिंदगी को खतरा हो सकता है। तो इतने अहम अफ़आल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरअंजाम देता है। तो आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तारीफ पढ़ी, उसकी इकसाम पढ़ी और उन इकसाम के सेल के अंदर जो जो अफ़आल थे उनको तफसील से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बड़े अच्छे से समझ आया होगा और ये सवाल भी बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह एक और ऑर्गेनेली के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तफसील से पढ़ा और उसकी इकसाम के बारे में भी हमने तफसील से जाना। उसकी दो इकसाम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने अफ़आल भी जाने। इंशाल्लाह कल हम मज़ीद ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।